नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आपको बीपीएससी पीटी, प्रधान अध्यापक तथा प्रधान शिक्षक की परीक्षा में निश्चित सफलता दिलवाना। साथ ही साथ साथियों, सीटेट, बीटेट और एस्टेट परीक्षा को भी आसानी से क्वालिफाई करवाना। इस चैनल के द्वारा आपको विभिन्न विषयों पर बारी बारी से उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जो आपके सिलेबस पर आधारित होंगे, उसका आपको अभ्यास कराया जाएगा ताकि आप आसानी से सफलता को प्राप्त कर सके। जी हाँ साथियों, जहाँ तक सवाल है बीपीएससी का, तो उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और राज्य व्यवस्था, साथ ही साथ करंट अफेयर्स और समग्र बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जहाँ तक सवाल है सीटेट, बीटेट का, तो उसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल सोशल साइंस के साथ साथ विद्यालय प्रबंधन, पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा आयोग और धाराओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बारी बारी से इन विषयों पर इस द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल में आपको वीडियोज मिलती रहेंगी, जिससे आप अपने तैयारी को संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। जी हाँ साथियों, इस चैनल का उद्देश्य है आपको 100% सफलता दिलवाना, आपको 100% सफलता दिलवाना और आपके जो 90 अंक का बॉर्डर मार्क है उसको क्रॉस करते हुए 100 से 110 से 120 मार्क्स पक्का एग्जाम में दिलवाना। जी हाँ साथियों, तो फिर देर किस बात की, चलते हैं आज के इस अंक के पहले अंक पर। आज का ये पहला अंक जो हम लेकर के आए हैं वो हिस्ट्री विषय से संबंधित है और 67वीं बिहार लोकसभा आयोग के द्वारा जो परीक्षा ली गई है उसके प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है साथियों। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन है कालीबंगा, दूसरा धौलावीरा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा लोथल और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है ये कालीबंगा होगा। और इस प्रश्न के उत्तर का जो व्याख्या आपके बीच है साथियों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित कालीबंगा जो स्थान है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा नामक स्थान है, जहां पर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। और इस स्थल की खोज हमारे पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने 1953 में की थी साथियों। आप इसे नोट कर सकते हैं साथियों, बीबी लाल ने 1953 में की थी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा हिंदू धर्म, तीसरा जैन धर्म, चौथा ईसाई धर्म और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका जैन धर्म हो जाएगा। जी हाँ साथियों, जैन धर्म में तीन रत्न माने गए हैं, जो श्री सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहलाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहलाते हैं, जिसे त्रिरत्न के रूप में जैन धर्म में जाना गया है साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच स्क्रीन पर आज का तीसरा प्रश्न। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति की आयोजन की थी? जी हाँ साथियों, इसका पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है कनिष्क, चौथा है कालाशोक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो कनिष्क होगा साथियों। जहाँ तक सवाल है बौद्ध संगति की, तो 4 बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। पहला बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु द्वारा राजगृह में किया गया, दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक द्वारा वैशाली में किया गया, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक द्वारा किया गया पाटलिपुत्र में, और चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क द्वारा किया गया, कहाँ पर? कश्मीर में। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों? कनिष्क हो जाएगा साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका जो ऑप्शन है आपके बीच, योग दर्शन ने, न्याय ने, सांख्य ने, वैशेषिक ने, इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है ये वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। काफ़ी गहराई का प्रश्न है साथियों। तो ये जो है हमारे महर्षि कणाद जो थे, जिसे कि परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है,
उन्होंने भारतीय दर्शक में वैशेषिक स्कूल की स्थापना की थी। क्या की थी साथियों? वैशेषिक स्कूल की स्थापना की थी। तो उसी से ये शब्द लिया गया है कि वैशेषिक किससे संबंधित है। तो वैशेषिक ये महर्षि कणाद से संबंधित है, और महर्षि कणाद ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और वैशेषिक स्कूल का भी उन्होंने स्थापना की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर वैशेषिक दर्शन हो जाएगा साथियों। ये सारे प्रश्न जो थे हमारे वो प्राचीन इतिहास से थे। अब जो आगे प्रश्न आने वाले हैं ये हमारे भारतीय मध्यकालीन इतिहास से आने वाले हैं साथियों। तो ये पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह नीति को अपनाई? इसका ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर है ये हमारा बलबन उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो बलबन ने क्या किया था साथियों कि ये रक्त और लौह नीति को अपनाया था और मेवातियों को कुचल डाला था। उसने क्या किया था? मेवातियों को कुचल डाला था। रक्त और लौह नीति को अपनाया था, साथ ही साथ उसके द्वारा क्या किया था? मेवातियों को कुचल डाला था। और इसने सिजदा और पैबोस प्रथा को जारी किया था अपने राज्य में। सिजदा और पैबोस, जिसमें क्या करते थे? घुटनों पर झुक करके जो है वो अदब से वो चूमते थे जमी को। जब भी सुल्तान के सामने कोई लोग जाते थे तो घुटनों पर झुक करके वो जमी को चूमते थे। और जहाँ तक सवाल है रक्त और लौह नीति का, तो बिस्मार्क जो जर्मनी के थे उन्होंने भी रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया था। सारे जनता के लिए सैनिक शिक्षा क्या कर दी थी? अनिवार्य कर दी थी साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का छठा प्रश्न। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ साथियों, कौन सा भारतीय मध्यकालीन समाज स्थानीय स्तर पर व्यापक स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका ऑप्शन है साथियों चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है चोल इसका सही जवाब है। और चोल के द्वारा क्या गया था? ग्रामों के समूह को, जिसको लोग क्या बोलते थे साथियों? कुर्रम बोलते थे। ग्रामों के समूह को चोल क्या कहते थे? कुर्रम बोलते थे। उनके ही द्वारा वे स्थानीय स्वशासन को करते थे, जिसके कि अभिलेख या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं साथियों। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य में व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल, इसका उत्तर सही हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले सातवें प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, प्राचीनकारी पित्रा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, नंबर 2 मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्राचीनकारी पित्रा ड्यूरा जो मध्यकालीन स्थापत्य कला शैली थी, जिसमें कि पत्थर के दीवारों पर अर्धकीमती पत्थर जड़ करके नक्काशी की जाती थी और कलाकारी की जाती थी। इस तरह से इस प्रश्न का पहला उत्तर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा साथियों। चलते हैं अपने आठवें प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है साथियों, ये इसका सही जवाब क्या होगा? अकबर इसका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अकबर ने विशेष प्रकार के घर बनवाए थे, जिसको क्या कहा जाता था? कारखाना कहा जाता था, जहाँ देश विदेश के खास करके ईरान के कलाकार आकर के भारतीय कलाकारों के साथ मिलकर के क्या करते थे? बहुत सारे चित्रों को बनाते थे। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा साथियों। अब जो प्रश्न हम लोग लेंगे साथियों, वो आधुनिक भारत से लिया गया प्रश्न है। 9वें नंबर का प्रश्न इस प्रकार आपके बीच में ये आ चुका है साथियों। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन है नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से, और उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जहाँ तक सवाल है इस प्रश्न के उत्तर का साथियों, तो इसमें से सारे के सारे ने, नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, और बेगम जीनत महल ने दिल्ली में
जो 1857 की क्रांति हुई थी इसकी कमान को संभाला था। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 5वां नंबर उपर्युक्त में से एक से अधिक, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों चलते हैं 10वें प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह की बात कही कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें कि सारे के सारे ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? जी हाँ साथियों, पहला ऑप्शन है 1858 का अधिनियम, दूसरा है 1909 का अधिनियम, और ये तीसरा जो है हमारा ऑप्शन जो है, इसमें तीसरा जो ऑप्शन है ये 1919 का अधिनियम, और चौथा ऑप्शन जो है 1935 का अधिनियम, और पांचवा जो हमारा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब है ये 1935 का अधिनियम इसका सही जवाब होगा, जिसे हम लोग भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम, जी हाँ साथियों, 1935 के अधिनियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसके द्वारा कि केंद्र स्तर पर क्या कर दिया गया था? द्वैध शासन को अपनाया गया था, और जिसे नेहरू जी ने ये कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। साथ ही साथ इसी अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा था। क्या कहा था नेहरू जी ने? कि दास्ता का ये अधिकार पत्र है, दास्ता का अधिकार पत्र इसे कहा था नेहरू जी ने, दास्ता का अधिकार पत्र भी कहा था। इसी अधिनियम को अली जिन्ना ने भी पूरी तरह से बकवास बताया था। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 11वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? जी हाँ साथियों, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। लेकिन पहले ऑप्शन को जान लेते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का जो पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा 20 दिन, तीसरा 24 दिन, चौथा 30 दिन, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है 24 दिन। जो दांडी यात्रा थी 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, और 6 अप्रैल 1930 को ये क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। साबरमती आश्रम से क्या किए थे? गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ 250 किलोमीटर की यात्रा की थी, और ये 24 दिनों की यात्रा थी, और दांडी समुद्र तट पर जाकर के उन्होंने क्या किया था? दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। और इसी दांडी यात्रा के द्वारा गांधी जी ने क्या किया था साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। साथियों आप नोट कर लेंगे या वीडियो को सेव कर लेंगे, आप देखते रहेंगे बार बार, ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रिवाइज होते रहेंगे। और अगले अंक में आपको अलग विषय पर प्रश्न दिया जाएगा साथियों, रोटेट करके बारी बारी से आपको विभिन्न विषयों पर प्रश्न दिए जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है सूर्यसेन, दूसरा चंद्रशेखर आजाद, तीसरा भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक भी। काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल है साथियों, और इसमें से आप चौथे नंबर के ऑप्शन पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है इस प्रश्न का, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो कि काकोरी कांड के अभियुक्त थे, ये 1927 में शायरी के शौकीन थे, और जब इनको गाया, ये गीत को गाया था पहली बार। क्या किया था इसने? सरफरोशी की तमन्ना गीत को गाया था। लेकिन जहाँ तक इसके रचना की सवाल है साथियों, तो इसके जो रचनाकार है वो मशहूर शायर जो है बिस्मिल अजीमाबादी है, जो कि हम लोग के पटना के रहने वाले हैं। बिस्मिल अजीमाबादी इसके क्या है? अजीमाबादी। ये सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता है। पहली बार इनको काकोरी कांड के अभियुक्त के रूप में जब इनको सजा दी जा रही थी तो राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था, लेकिन रचना नहीं की थी। इसलिए इसमें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों? उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी पांचवा जवाब एंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये 13वें नंबर का प्रश्न है साथियों, आपके स्क्रीन पर ये रहा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन, चौथा पूर्ण स्वराज आंदोलन, पांचवा इनमें से कोई नहीं, प्रयुक्त में से एक से अधिक।
जी हाँ साथियों, जब 1905 में बंगाल की विभाजन की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाई गई थी और लोगों ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया था, साथ ही साथ स्वदेशी चीज़ों को अपनाने का जो है वो दम्भ भरा था, उसका नारा दिया था। इसीलिए ये स्वदेशी आंदोलन इसका क्या हो जाएगा साथियों, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भूला भाई देसाई, के.एन. मुंशी, सरदार पटेल, उनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? जी हाँ साथियों, 1945-46 में जो दिल्ली में जो आईएनए के मुकदमे किए गए थे, ये आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर ब्रिटिश कार्रवाई की गई थी। जो आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे इन पर ब्रिटिश कार्रवाई की गई थी और इसके जो वकील थे वो तेज बहादुर सप्रू को रखा गया था। तेज बहादुर बहादुर सप्रू को रखा गया था, लेकिन एन मौके पर ये क्या हो गए, ये बीमार पड़ गए साथियों। तेज बहादुर सप्रू क्या हो गए, बीमार पड़ गए। तो इनके केस को भूला भाई देसाई ने लड़ा था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, भूला भाई देसाई इसका सही जवाब हो जाएगा। 1945-46 के आईएनए मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे, भूला भाई देसाई थे। आज का 15वां प्रश्न साथियों, अंतिम प्रश्न ये रहा आपके बीच। मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? पहला ऑप्शन पेरिस में, दूसरा लंदन, तीसरा स्टुटगार्ट, चौथा जेनेवा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक? जी हाँ साथियों, तो मैडम कामा जो थी, जो कि 46 साल की उम्र की अवस्था में ये पहली बार जो है अपने तिरंगा झंडा को वो भारतीय स्वतंत्रता का झंडा के रूप में ये जर्मनी स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ फहराई थी साथियों, जर्मनी स्टुटगार्ट में फहराई थी साथियों। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, स्टुटगार्ट। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दे और साथियों के बीच में वीडियो को शेयर कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथियों। और इस उम्मीद के साथ कि फिर एक बार कल आपके बीच एक नए विषय के साथ, नए नए प्रश्नों के साथ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत,